हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अनु अकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीडीपी के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। उसी को सीटेट दिसंबर में जो होने वाली एग्जाम है उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ये सेट चलाई जा रही है। इससे पहले पहला सेट हम करा दिए हैं। आज की क्लास में सीडीपी की दूसरा सेट है और मैराथन क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आ रही है और आते भी रहेगी जिसकी बची हुई है। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक निम्नलिखित में से यानी कि सीखने को संवर्धित कर सकता है, मतलब निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। देखिए तो पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों से क्या मतलब एक रूप स्तर रखेंगे, सिर्फ एक रूप, यहाँ केवल की बात आ जाएगी, यानी कि ओनली वन, एक की बात आ जाएगी, यानी कि ये निगेटिव हो गया तो गलत हो गया ऑप्शन। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, मतलब विद्यार्थियों से आप किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखकर, बहुत अपेक्षाएं उच्च ग्रेड की बात की जाए या उच्च स्तरीय की बात की जाए वो निगेटिव हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में पूरा एक एक कीवर्ड हम बताएं दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो संपूर्ण पैडागोजी देख लीजिएगा, पूरी की पूरी पैडागोजी समाप्त हो जाएगी। तो ये भी निगेटिव हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव पूछा है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, देखिए जहाँ वास्तविक जीवन आ जाए, दैनिक जीवन आ जाए, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। पूरी संपूर्ण पैडागोजी में हम पढ़ाए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विकास शुरू होता है क्या उत्तर बाल्यावस्था से, क्या प्रसव पूर्व अवस्था से, क्या शैशवा अवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू होता है दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि जो शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने जो बताया है वो विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। जो उनके मुख्यतः जो 3 चरण होता है दोस्तों, जैसे कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण, ये सब क्या है, प्रसव पूर्व अवस्था के चरण है। तो विकास शुरू कब होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था से पहले होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है। क्या इसमें गणना की बात की गई है, नहीं। क्या भाषिक बुद्धि, क्या भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, नहीं। क्या स्थान, क्या किसी प्लेस स्थान या क्रिटिकल थिंकिंग की बात करिए, नहीं। ये प्राकृतिक, यहाँ पेड़ पौधे देखिए, पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों, ये सब क्या है, प्राकृतिक की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। तो कौन सी बुद्धि कहलाती है, तो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अपने माइंड में भी आप लोग एनालिसिस करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, जिससे आप लोग का भी प्रैक्टिस होता रहेगा। देखिए अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों आप लोग अपने माइंड में भी ऑप्शन को देखिए कि कौन सा सही होगा। क्या बुद्धि और जातीय विभिन्नताएं, ऑप्शन बी क्या कहता है, बुद्धि के वितरण, ऑप्शन सी बुद्धि की वृद्धि और ऑप्शन डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे, बुद्धि के वितरण। क्या है बुद्धि के वितरण, मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। क्या करता है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि औसत होती है, जो किसमें होती है दोस्तों, वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है। जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि, यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है दोस्तों कि यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। बुद्धि के वितरण प्रतिस्थापित सिद्धांत पर, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तेज बुद्धि के होते हैं, तो ऐसे आप लोग देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है,
उच्च नैतिक विकास होता है, क्या समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी लॉक कर देंगे। इसमें सहयोगी अधिगम में जो अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी होते हैं और जो छोटे या कम निपुण विद्यार्थी होते हैं उनकी मदद जो करते हैं तो उसे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान क्या होता है दोस्तों, विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? क्या अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, क्या अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण कहलाता है, या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक? तो दोस्तों जब बिल्कुल प्रभावित किसी में सीखने का काम नहीं करता है तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन क्या है दोस्तों? क्या संज्ञानात्मक गतिविधि है, क्या मनोगतिक प्रक्रिया है, क्या मनोवैज्ञानिक परिघटना है, क्या भावात्मक व्यवहार है? तो दोस्तों चिंतन जो अनिवार्य रूप से वह एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे, क्योंकि चिंतन जो है वो मानसिक स्तर पर होता है और इसमें दोस्तों क्या होता है कि अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है। चिंतन में यही तो होता है, अनुभव, कल्पना, सूचना का मिश्रण होता है, एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि कहा जाता है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है दोस्तों? तो चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या वैयक्तिक और समूह दोनों रूपों में, क्या मुख्य रूप से शिक्षक से, या वैयक्तिक रूप से, या समूहों में? तो दोस्तों जो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं वो वैयक्तिक रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं तो वैयक्तिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोग भी अपने माइंड में एनालिसिस लगाते रहिए, जिससे आप लोग को पता चले कि हाँ मेरा कितना सही हो रहा है, कितना नहीं सही हो रहा है, जिससे आप लोग को बहुत अच्छा महसूस होगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो देखिए स्कीमा कहलाती है, क्या कहलाती है? स्कीमा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है स्कीमा कहलाती है। स्कीमा वो है दोस्तों जो अपने आप को किसी नई परिस्थिति में ढालना, समायोजन करना, वही क्या होता है? स्कीमा कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे मतलब किसमें उसको बढ़ावा मिलता है दोस्तों? क्या पुनर्बलन से, या ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण से, या वैयक्तिक भिन्नताओं से, या शिक्षार्थी स्वायत्तता से? तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बी को लॉक कर देंगे, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण से। जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से शिक्षार्थी जोड़ता है तो इसमें ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों? क्या मॉडलिंग से, या अनुकरण से, या अवसारी चिंतन से, या अवसारी बहुविध चिंतन से? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। जो सृजनात्मकता मुख्य रूप से वो अवसारी या बहुविध चिंतन होती है, क्योंकि अवसारी चिंतन में लड़के अनेक प्रकार से उत्तर निकालेंगे। जैसे कि अवसारी चिंतन उसे कहते हैं जिसका एक उत्तर मतलब कि एक से ज्यादा उत्तर निकल के आए। जैसे कि बोल दिया जाएगा पेड़ों के लाभ लिखिए, तो बच्चे क्या करेंगे, पेड़ों के लाभ अनेक प्रकार से बताएंगे। प्रदूषण की हानि बताइए, तो बच्चे क्या करेंगे, अनेक प्रकार से उसकी हानि बताएंगे। तो ये अवसारी चिंतन क्या होती है? एक सृजनात्मकता होती है जो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स है। और जो अभिसारी चिंतन होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पे फोकस होता है, मतलब एक ही उत्तर निकल के आता है। जैसे पूरी जगह भारत की राजधानी क्या है, तो अभिसारी चिंतन होगा, क्योंकि उसका फीड है सिर्फ एक ही उत्तर, यानी कि रटा रटाया सिर्फ एक ही उत्तर
आ रहा है, तो ये अवसारी चिंतन होगा। अवसारी चिंतन ये सब क्रिटिकल थिंकिंग यानी सृजनात्मकता के मुख्य रूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी मतलब किस रूप से अभिप्रेत है? क्या वैयक्तिक या अनुभविक या आंतरिक या बाह्य रूप से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा, आंतरिक रूप से। क्योंकि जब किसी व्यक्ति कार्य को स्वयं करना चाहता है एवं वह उसके लिए कठिन परिश्रम भी करता है तो विद्यार्थी क्या होता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेत होता है। उसके अंदर इस विद्यार्थी के अंदर आंतरिक अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यवहार का करना पक्ष निम्न में आता है, मतलब व्यवहार का करना पक्ष है सीखने के गति या कॉग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना पक्ष जो होता है वो सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा, सीखने के गतिक क्षेत्र। क्योंकि व्यवहार करना सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जो शारीरिक गति क्षेत्र है दोस्तों, इसके अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, दृढ़ीकरण आदि आते हैं, जिनके माध्यम से ही व्यवहार किया जाता है। तो वही है कि व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए, मतलब शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालयों का नाम रोशन करने के लिए, या अभिभावकों को संतुष्ट करने। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, पॉजिटिव सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। अब देखिए विभिन्न व्यवसायों के लिए, देखिए जहाँ व्यवसाय की बात की गई, उच्च ग्रेड की बात की गई, परीक्षा फल की बात की गई, रोजगार की बात की गई, वो निगेटिव वर्ड्स वो गलत हो जाएगा। ये संपूर्ण पैडागोजी में एक एक कीवर्ड हम बताए हैं। विद्यालय का नाम रोशन, सिर्फ विद्यालय का नाम रोशन के लिए नहीं, ये भी निगेटिव हो जाएगा। अभिभावकों को संतुष्ट, ये भी निगेटिव, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। क्या सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, क्या मनोरंजन द्वारा, या भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम द्वारा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के रूप में हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यही कह रहा है हाँ, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की, या किसी भी अनेक तरह के। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक करेंगे, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्योंकि मनोरंजन द्वारा अधिगम, मनोरंजन जहाँ बात की गई हो, इंटरटेनमेंट की बात की गई हो, तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में यही बताएं। भाषा निर्देशित अधिगम, भाषा को कभी निर्देशित के रूप में नहीं लेंगे। प्रतियोगिता, जहाँ प्रतियोगिता की बात की गई वो भी निगेटिव वर्ड्स है। संपूर्ण पैडागोजी में एक एक कीवर्ड हम बताए हैं, जाकर मैराथन क्लास प्लेलिस्ट देख लीजिए, बहुत शानदार तरीके से बताएं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करे? क्या बाधाएं उत्पन्न करेगी? तुरंत गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करे, बिल्कुल हम बताए हैं एनसीईआरटी 2005 यही रिकमेंड करता है कि समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी लॉक हो जाएगा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। देखिए आराम की बात तुरंत निगेटिव गलत हो जाएगा। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाती हैं, प्रभावी आकलन को क्या बनाती हैं? सुगम बनाती हैं। ठीक है छोड़ देते हैं थोड़ा इसको कुछ।
तो देखिए वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, सिर्फ वैविध्य उपलब्ध कराने के लिए गलत। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने और संवर्धित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप लोग का इंद्री काम करेंगी तो आपकी सोचने समझने पढ़ने की क्षमता और बढ़ जाएगी। तो इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने को संवर्धित करता है, क्योंकि दृश्य श्रव्य यानी कि चित्रण दिखाकर और सुनाकर, तो क्या होगा, इंद्रियों का ज्यादा इसमें काम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोहलबर्ग के सही और जब गलत तुलना तो नैतिक यथार्थता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवादी, क्या नैतिक यथार्थवादी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज को द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज सुनता है और नैतिक यथार्थवाद का रास्ता अपनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, नैतिक यथार्थवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार? आक्रामक व्यवहार, और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थियों में सहायता की आवश्यकता है। तो इसमें भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता होगी दोस्तों, क्योंकि जब विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के साथ मानदंड करता है एवं विद्यालयों के मानदंडों को नहीं मानता है तो इस विद्यार्थियों को भावात्मक क्षेत्र की में सहायता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे, लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये निम्न में से सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक करेंगे, समाजीकरण, क्योंकि विभिन्न कक्षाओं के जो विद्यार्थियों एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है एवं ये समाजीकरण में भी सहायता करती है, क्योंकि समूह में जब रहेंगे तो भाई समाजीकरण की बात तो आएगी ही। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करे। यहाँ पे क्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से, यानी कि दोनों को अलग की बात की जा रही है। देखिए बी क्या कह रहा है, केवल बालिका शिक्षा को केवल की बात कर रहा है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करे, ये भी निगेटिव। क्या निर्योग्य बच्चों को शामिल करे, सिर्फ जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करे। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आयोग के द्वारा यही ऑप्शन को टिक किया गया था, ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है, आयोग द्वारा बनाया गया यही क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम बता रहे हैं बगैर, यहाँ पे सभी बच्चों को रहेगा, क्या बगैर सभी को समान उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराता है, क्योंकि आयोग ने इसका तो डी ऑप्शन सही कर दिया था, लेकिन कुछ लड़के इसमें मतभेद हो गए थे। तो यहाँ रहेगा कैसे कि ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को समान उपयोगिता शिक्षा शामिल करती है, सभी बच्चों को, लेकिन यहाँ पे सभी नहीं दिया था। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, ये अपने आप नहीं बनाया गया दोस्तों, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? देखिए आंखों का रंग, बिल्कुल आंखों का रंग क्या है, आनुवंशिकता है, क्योंकि देखिए आनुवंशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चों में कुछ गुण आ जाते हैं, जैसे आंखों का रंग हुआ, आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं, जैसे आंखों का रंग, किसी का नाक, किसी का आंख, मतलब ये सब क्या है, किसी अपने बच्चे में गुण ये सब आते हैं। तो आंखों का रंग क्या है, आनुवंशिकता का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रायः निम्न में से की ओर संकेत करती है, प्रायः किसकी ओर संकेत करती है? तो क्या योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश? नहीं।
भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। उनके ज्ञान की सीमा को सिर्फ इससे कोई मतलब ही नहीं है। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, क्योंकि जो गलतियां होती हैं पहले हम लोग निदान करते हैं, उसके बाद हम लोग उपचार करते हैं, तो वही है कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत से? वैयक्तिक भिन्नता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक करेंगे, क्योंकि यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेती है और जबकि दूसरी शिक्षार्थी सीखने में ज्यादा समय लेती है, तो इस प्रकार के लक्षण वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाती है, क्योंकि उनकी क्या होती है, अलग अलग सीखने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब निम्नलिखित में से कौन देते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, पौष्टिक की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी क्या करता है, संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक गठन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, शारीरिक गठन, क्योंकि इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से मतलब कि के अतिरिक्त, मतलब वो कौन सा नहीं है जो वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। देखिए पौष्टिक पौष्टिक की गुणवत्ता देगी, संस्कृति भी देगी, शिक्षा गुणवत्ता, शारीरिक गठन, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे के अतिरिक्त मतलब के बिना पूछा है। क्वेश्चन आप लोग समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जो शारीरिक गठन विकास है वो जैविक कारक होता है। क्या होता है, शारीरिक गठन जैविकीय कारक होता है, ना कि वातावरणीय। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, शारीरिक गठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सम्मान करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने, सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से निम्न में समस्या संबंध क्या, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, या बोलने व सुनने में? तो डिसलेक्सिया, देखिए दोस्तों, जो लक्ष्य है उसको पढ़ने से लक्ष्य को पढ़ नहीं पा रहा है, लक्ष्य जो साबुन होती है उसको लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, सोचिए, मतलब पढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे ट्रिक समझिए। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने में अक्षमता है, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। देखिए परीक्षा की बार बार होगी तब हो पाएंगे, बिल्कुल ये निगेटिव वर्ड्स हो गया। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे सही है, ऑप्शन भी पॉजिटिव है, लेकिन देखिए उन्हें अन्य विद्यार्थियों अलग की बात, जहाँ हम संपूर्ण पेडागोजी बताएं, जहाँ अलग की बात करें, सेग्रेशन की बात करें, पृथक्करण की बात करें, वो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में नहीं, वो वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, पॉजिटिव वर्ड है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, क्या बचती है, लैंगिक समानता, या सामाजिक उत्तरदायित्व, या लैंगिक पूर्वाग्रह, या लैंगिक संवेदनशीलता? तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से क्या होती है, बचती है दोस्तों। जब अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी तभी तो लैंगिक पूर्वाग्रह को हम लोग खत्म करेंगे, तो वही है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, संवेदी प्रेरक चरण, क्योंकि जो संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील होते हैं, इसमें अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति अपना क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्य को करते रहने की कोशिश करते रहते हैं। कौन?
संवेदी पेशी चरण में और इसमें वस्तुओं का स्थिर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।